टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ जीएस मॉक टेस्ट, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या फिर यूपी पीसीएस की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी क्विक रिवीजन सीरीज की। अगर आप प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको एक क्विक रिवीजन सीरीज मिलेगी, जहां पर हमने कई सब्जेक्ट्स को कवर किया है। वहां पर हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी को कवर किया है, हमने आधुनिक भारत के टॉपिक्स को कवर किया है, अर्थशास्त्र के कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, साथ ही साथ भारतीय राज व्यवस्था भी कवर की है। तो एक बार क्विक रिवीजन सीरीज को जरूर देखिए क्लास, क्योंकि वहां पर हमने जो भी प्रश्न आपके पास ईयर्स में पूछे गए हैं उनको हमने पूरा डिस्कस किया है और बहुत ही फास्ट रिवीजन किया है। तो एक बार आप उस सीरीज को जरूर देखिएगा। अब चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको कोर्स से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। टिकोड एग्जाम की समान हिंदी की पुस्तक आपको मार्केट में अवेलेबल है और आप में से बहुत से स्टूडेंट ने इसका काफी अच्छा फीडबैक भी दिया है। तो अगर अभी तक आपने ये पुस्तक नहीं खरीदी है तो आप मार्केट से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर आप घर बैठे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी बुक से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो आप सीधा व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में दे दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक प्रश्न है, ठीक है, जो कि हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इस प्रश्न के साथ हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे टॉपिक्स को, जहां से प्रश्न बनते हैं और पूरी संभावना है बनेंगे। तो पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। भारत का रुद्र प्रदेश किसे कहा जाता है? उड़ीसा को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को या फिर महाराष्ट्र को? मैं आपको बता दूं, भारत का रुद्र प्रदेश जो है वो हम झारखंड को कहते हैं। अच्छा क्लास, भारत का रुद्र प्रदेश हम झारखंड को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोयला मिलता है, ठीक है। देखिए, रुर की अगर हम बात करें तो रुर जो है वो जर्मनी में है और ये कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से भारत में अगर हम कोयला भंडार की बात करें तो झारखंड जो है वो प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड को हम रत्नगर्भा भी कहते हैं, ठीक है। अगर परीक्षा में पूछे कि रत्नगर्भा किस स्टेट को कहा जाता है तो आप याद रखेंगे झारखंड को। क्लास, यहाँ पर भूगोल में एक प्रश्न बनता है आपका धारवाड़ रेंज से और गोंडवाना रेंज से रिलेटेड, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो धारवाड़ रेंज है वो खनिज प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, और गोंडवाना क्षेत्र की बात करेंगे तो ये कोयला प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। परीक्षा में ये प्रश्न बनता है कि खनिज प्रमुख क्षेत्र आपके कौन से हैं, धारवाड़ है या फिर गोंडवाना है, तो आप याद रखिएगा धारवाड़ में आपका खनिज क्षेत्र और इधर आपका गोंडवाना जो है वो कोयला प्रमुख क्षेत्र है। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने कुछ राज्य के नाम हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर कोयला क्षेत्र हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं डिस्कस करूंगी। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि रानीगंज कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा जो रानीगंज है वो वेस्ट बंगाल में है और ये भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। झारखंड की हम बात करें, जो कि बहुत आपको पता है, रुर जिसे हम कहते हैं भारत का, यहाँ पर आपके कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, तो आप याद रखिएगा झरिया, ठीक है, बोकारो, धनबाद, ठीक है, गिरिडीह, करणपुरा परीक्षा में कई बार पूछा गया है, रामगढ़ याद रखिएगा और डाल्टनगंज भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर करणपुरा याद रखिएगा क्लास, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, जब भी करणपुरा दिया रहता है तो वो मध्य प्रदेश को टिक लगा के आ जाते हैं। तो आप याद रखिएगा जो करणपुरा है वो कहाँ पर है, झारखंड में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगरौली है, सुहागपुर है, ठीक है, जोहला है, उमरैया है, सतपुड़ा है, ठीक है। ये सारे आपके कोयला फील्ड है, कहां पर, मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में तालचेर है, परीक्षा में पूछा जाता है, हिमगिरी है और रामपुर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, करणपुरा जो है वो कहां पर है, तो अभी बताया झारखंड में है, रामपुर कहां पर है, उड़ीसा में है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश की बात करें तो कंटापल्ली और सिंगरैनी, ये सिंगरैनी वाला जो क्षेत्र है ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आ गया। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कोरबा कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यहां पे याद रखेंगे बिसरमपुर आप याद रखेंगे कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। हसदो पूछता है परीक्षा में, तो हसदो कहां पर है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। क्लास जो भी बता रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, असम की बात करेंगे तो इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। पूछा जाता है कि जयपुर कोयला क्षेत्र कहां पर है, तो जयपुर जैसे स्टूडेंट्स देखते हैं वो कभी भी असम को टिक नहीं लगा के आते, लेकिन आप याद रखिएगा जयपुर कोयला क्षेत्र जो है वो कहां पर है, असम में है। मकूम की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये भी असम में है। नजीरा की बात करेंगे, नजीरा कहां पर है, असम में है। जांजी कहां पर है, असम में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह ऐसे टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए। मेघालय की बात करेंगे तो उमरलोंग याद रखिएगा आप। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्रिन याद रखिएगा। डारंगगिरी ठीक है, ये भी याद रखिएगा कहां पर है, ये भी मेघालय में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर आप नामपुक नामचिक याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्लास जो भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जिनको भी मैंने सर्किल किया है इसका तो नाम आपको याद ही रखना है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है नामचिक नामपुक कहां पर है, तो आप बताएंगे कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उमरलोंग पूछेगा आप कहां बताएंगे, मेघालय में है। मकूम पूछेगा असम में है। जयपुर पूछेगा कोयला क्षेत्र, तो आप असम बताएंगे। हसदो पूछेगा तो छत्तीसगढ़ बताएंगे। चलो इतना क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए और रट डालिएगा कोयला प्रमुख क्षेत्र, परीक्षा में प्रश्न बनता है। और डिफिकल्ट बनाएगा तो पूछेगा इस कोयला प्रमुख क्षेत्र से कौन सी नदी गुजरती है। तो अगर आप सब तो रट नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ये पता है कि ये क्षेत्र किस स्टेट में है तो वहां पर कौन सी नदी बह रही है तो आप गेस मार्क कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दक्षिण एशिया वन जीव प्रवर्तन नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आराम से पढ़िए, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। पहला दिया गया है दक्षिण एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी वन्यजीव कानून प्रवर्तन समर्थन निकाय है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, समान सा स्टेटमेंट है। यहाँ पर बोला गया दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क और यहाँ पर दक्षिण एशियाई देशों की बात की गई है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा। दूसरा दिया गया है इसका गठन वर्ष 2015 में किया गया था। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, इसका जो गठन है वो 2015 में नहीं 2011 में किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो पारो भूटान में स्थित है। तो क्लास ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। इसका गठन वर्ष 2011 में किया गया था और कहाँ किया गया था, पारो भूटान में किया गया था। लेकिन जो इसका मुख्यालय है वो आपका पारो भूटान में नहीं है, वो नेपाल में है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपका गलत है और पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट पूछा गया है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या होगा, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ए आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो गठन है 2011 में आधिकारिक रूप से पारो भूटान में किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, स्पीकर द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो याद रखिएगा क्लास, सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर थर्ड का आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर हम सेक्रेटरी जनरल लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो उसको अपॉइंट भी कौन करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न, यहाँ पर देखिए लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। परीक्षा में क्या प्रश्न बोला है कि लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जैसे ही परीक्षा में ये प्रश्न पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपना दिमाग दौड़ाने लगेंगे, यार ओथ तो पढ़ा ही नहीं, स्पीकर का ओथ तो पढ़ा ही नहीं।
तो मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो आपका मेंबर ऑफ लोकसभा होता है, ये आपको पता है। तो जब मेंबर ऑफ लोकसभा आपके शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो उसी समय वो भी मेंबर आपका ओथ ले लिया रहता है। उसे स्पीकर की पोस्ट के लिए अलग से ले जाकर ओथ नहीं दिलाया जाता है। तो ना ही भारत का राष्ट्रपति इनको ओथ दिलाता है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ना ही लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। इनमें से कोई नहीं, आपका डी जो है वो सही उत्तर होगा। लोकसभा का स्पीकर जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बनता है तभी उसको ओथ दिला दी जाती है, अलग से स्पीकर पद के लिए उसको ओथ नहीं दिलाई जाती है। चीजें क्लियर हो गई होगी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के दोनों सदनों के सचिवालय का उपबंध दिया गया है, ये भी याद रखिएगा किस आर्टिकल में। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको दिवस दिया गया है और तिथि दी गई है। तो देखिए, वर्ल्ड बी डे, वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड टाइगर डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर वर्ल्ड टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। सी का सेकेंड, वाओ, सी का सेकंड तो 2 जगह दिया गया और मुझे सबसे पहले सी का सेकंड ही दिखा, तो इसी वजह से मैंने मैच कर लिया। जब भी सुमेलित वाला प्रश्न बनता है ना, तो ऐसा होता है कि 4 में से एक ऑप्शन तो हमको पता रहता है, तो सबसे पहले उसी ऑप्शन को टिक लगाया करिए और फिर आंसर को फाइंड आउट करने का प्रयास किया करिए। तो मुझे सी का सेकंड पता था, तो यहाँ पर आपका डी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कि एलिफेंट डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी और सी ऑप्शन बचा हुआ है। अब वर्ल्ड बी डे बचा हुआ है और आपका बचा हुआ है वर्ल्ड स्पैरो डे। तो स्पैरो डे जो है क्लास, वो आपका मनाया जाता है मार्च में। तो बी का थर्ड कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, और ए का फोर्थ आपका यहां पर है। तो चलो, बी आपका सही उत्तर होगा। अभी हम देख लेते हैं सही है कि नहीं। फोर्थ का बी आपका सही उत्तर है। मुझे जो आता था मैंने उससे मैच करके इस आंसर पे आई मैं। मुझे ये पता था जो गौरैया दिवस है, जो स्पैरो डे है, वो मार्च में मनाया जाता है। डेट नहीं याद थी तो मार्च याद था, तो 20 मार्च सही हो गया। और फिर बाघ दिवस तो मुझे पता था कि 29 जुलाई को, क्योंकि टाइगर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, याद रखिएगा 1973 में आया था। ठीक है, इसी तरीके से विश्व हाथी दिवस की बात करेंगे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ मेहनत तुम लोग भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई हो गया, गौरैया दिवस 20 मार्च हो गया, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई हो गया और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न। अकबर के सुलह कुल का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर ईश्वर एक थे। ठीक है, सभी धर्म समान है, सर्वोच्च निर्माता का या सार्वभौमिक सहिष्णुता का बात की गई है, यूनिवर्सल टॉलरेंस की, जिसको कि हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल टॉलरेंस। 5th का डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, सुलह कुल। 6th की बात करते हैं हम। कांग्रेस के गठन से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक कांग्रेस की सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुए हैं। कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में या फिर दिल्ली में। तो सबसे ज्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कहां पर हुए हैं, ये प्रश्न बोला गया है और ये एक बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता, मुंबई, मद्रास या फिर दिल्ली। ए आपका सही उत्तर है, सबसे ज्यादा कोलकाता में सेशन हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लास, आप याद रखिएगा, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन है वो 1885 में हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप याद रखेंगे, WC बनर्जी ने, उमेश चंद बनर्जी ने इसके पहले सेशन को प्रिसाइड किया था, जो कि आपका कहां पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। ये चीज याद रहेगी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि स्टार्टिंग के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को याद करने की, बकमई, बकनई से आप याद रख सकते हैं, बकमई। ठीक है, बकमई मतलब यहाँ पर क्या, ब से मुंबई हो गया, का से कोलकाता हो गया। ठीक है, फिर ये मद्रास हो गया और ये आपका इलाहाबाद हो गया। तो ये 4 सेशंस आप याद रखिएगा। और मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर आपको पता होगा A.O. ह्यूम का नाम, WC बनर्जी का नाम, ये सब चीजें याद रखिए, परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। 1885 में इसका गठन हुआ था। अगर हम बंगाल के विभाजन की बात करें तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय वाइसरॉय कौन था पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन था।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन हुआ था उस समय आपका वाइसरॉय कौन था? तो वो एक डफर था जिसका कि नाम लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। ठीक है, और भी चीजें जो है वो हम आगे के टेस्ट में डिस्कस करेंगे। 1907 की हम बात करेंगे तो सूरत स्प्लिट हो जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा। 1905 के बाद 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। चलिए 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यह मृदा उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होती है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम है। उपयुक्त विविकरण किस मृदा के संबंध में सही है? तो यहाँ पर किस मृदा से रिलेटेड है? रेगुर मृदा से, जलोढ़ मृदा से, लेटराइट मृदा से, या पर्वतीय मृदा से? तो मैं बता दूं यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है सी, 7 का सी सही है। लेटराइट मृदा के बारे में यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये कहाँ पर आपकी होती है? जहां पर तापमान बहुत तीव्र होता है, उच्च होता है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है, और उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग भी यहाँ पर होती है। 6 का सी आपका सही उत्तर है। लेटराइट मृदा की अगर बात करेंगे क्लास, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर आपके चाय, रबर एवं मसाले की खेती होती है। अच्छा, रेगुर मृदा की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉटन, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये आपके ब्लैक सॉइल सॉरी क्लास, ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, और रेगुर सॉइल कहते हैं। यहाँ पर आपकी कॉटन बहुत प्रोड्यूस होते हैं। चलिए 8 प्रश्न को अब हम देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। तो कथन देखते हैं। 0 डिग्री से बहुत कम मान के ताप का मापन एल्कोहल ताप मापी की सहायता से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर विच इज मच लोअर देन 0 डिग्री इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है, कारण क्या है? पारा मात्र -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमने लगता है, जबकि अल्कोहल की अगर हम जमने की वो बताएं तो -104 डिग्री की बात यहाँ पर की गई है। तो क्लास यहाँ पर जो कथन है, कारण है, दोनों ही सही है, और आपको दिख भी रहा होगा एकदम सही चीज की बात भी की गई है। जो कारण है वो आपके कथन को सपोर्ट भी कर रहा है। तो ए जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। 8th का ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, 0 से बहुत कम मान के ताप का मापन एल्कोहल तापमापी की सहायता से किया जाता है। वही जो रीजन आपको दिया गया, क्योंकि जो आपका पारा होता है, मरकरी होता है, वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमने लगता है, लेकिन जो एल्कोहल होता है वो आपके -114 डिग्री सेंटीग्रेड के भी नीचे नहीं जमता है। 9 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। एक तरफ यौगिक दिया गया है, दूसरी तरफ उपयोग दिया गया, कंपाउंड और उनके यूजेस की बात की गई है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बहुत बनते हैं, तो इसको मैच करते हुए चलते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड की अगर हम बात करेंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या यूज है? देखिए क्लास, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होती है, तो ए का 4th होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मोनो पोटेशियम टार्टरेट दिख रहा होगा। तो टार्टरेट मम्मी लोगों को बोलते हुए बहुत सुना होगा कि खाने में बेकरी के प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तो डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ए का आपका 4th हो गया। चलो, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन और देखते हैं हम। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके बारूद में यूज होते हैं। ठीक है, गन पाउडर में यूज होता है। और पोटेशियम सल्फेट की बात करेंगे तो ये एज अ उर्वरक यूज होता है, फर्टिलाइजर। तो सी का 2nd हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 9th का बी। 9th का बी आपका सही उत्तर है। क्लास, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं ऐसे प्रश्नों को तो इसको एक बार जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है बोला गया है? ठीक है, सोडा कांच सबसे सस्ता व सर्वनिष्ठ कांच है। ठीक है, जो सोडा ग्लासेस है वो चीपेस्ट और मोस्ट कॉमन ग्लास है, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जैना कांच सर्वोत्तम श्रेणी का कांच होता है, बेस्ट टाइप ऑफ ग्लास होता है ये। ठीक है, क्रूक्स कांच का उपयोग धूप वाले चश्मे के लेंस के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो डी आपका करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड का हम लोग यूज यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड दिया गया है इसका हम लोग यूज ना करके पोटेशियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का यूज होता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था,
सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, या फिर आत्म विलीनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे तो आपको पता है नॉन वायलेंस द वे टू अटेन द ट्रुथ, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, 11th का ए आपका सही उत्तर है। इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं, तो इसको बहुत आसान प्रश्नों में मत गिनिएगा। 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। कोशिका भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल वॉल की यहाँ पर बात की गई है। पादपों में या सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स में जो आपके सेल वॉल होते हैं इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि एकदम सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवाणु में या काइटिन की बनी होती है और कवकों में यह आपकी बनी रहती पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन आपका 2 और 3 दिया गया है ना, ये गलत दिया गया है। जीवाणु की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो जीवाणु में ये पेप्टिडोग्लाइकेन बनी रहती है, लाइकेन की बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। और अगर हम बात करेंगे कवकों की, तो कवकों में जो सेल वॉल होती है वो आपकी बनी रहती है किसकी, याद रखिएगा काइटिन की। ठीक है, तो ये इंटरचेंज इन्होंने कर दिया है, तो यहां पर आपका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, केवल एक। 12वें का ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग औषधीय प्रयोजन के रूप में किया जाता है? तो यहां पर आपको सबसे पहले दिया है लेमिनेरिया, फिर आपको दिया गया पोरफायरिया, फिर सारगासम, और लास्ट में आपको दिया गया कोलेरा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है 13th का वो क्या होगा बताइए। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है आपका डी, क्लोरेरा की अगर हम बात करेंगे, ये आपका एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। इससे आपका क्लोरोलिन नामक एक एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या था, डी आपका सही उत्तर था। 14 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकेंद्र बल का उदाहरण नहीं है? तो यहां पर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कस में मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाना। दूसरा आपको दिया गया है मोड़ पर रेल की पटरी व सड़क पर अंदर की तरफ ढलान रखा जाना जिससे गाड़ी ना गिरे। फिर उसके बाद है एक साइकिल सवार द्वारा मोड़ पर मुड़ते समय गिरने से बचने के लिए अपने शरीर को अंदर की ओर झुका लेना। और लास्ट में आपको दिया गया कार में बैठे व्यक्ति का कार के अचानक दाहिनी तरफ मुड़ने पर बाईं ओर कार की खिड़की से टकरा जाना। देखिए क्लास, यहाँ पर अगर आप थोड़ा देखेंगे तो इसमें क्या है, मोटरसाइकिल राइडिंग ऑन द वॉल ऑफ द डेथ वेल इन द सर्कस। जब सर्कस में मौत का कुआं देखा होगा ना, इस तरीके से ऐसे रहता है मौत का कुआं, इस तरीके से कुछ मौत का कुआं रहता है ना। थोड़ी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ये इस तरीके से जो मौत के कुएं में वो अपनी बाइक को ऐसे ऐसे चलाता है, लेकिन वो अंदर की तरफ गिरता नहीं है। ठीक है, यहां पर बोला गया मोड़ पर रेल की पटरी जो होती है वो अंदर की तरफ ऐसे झुकी रहती है ताकि गाड़ियां आपकी ना गिरे, ये भी सही है। फिर एक साइकिल सवार द्वारा मोड़ पर मुड़ते समय गिरने से बचता है, वो भी गिरने से बच रहा है। और आखिरी ऑप्शन जो दिया गया है, कार में बैठे व्यक्ति का कार के अचानक दाहिनी तरफ मुड़ने पर बाईं ओर की खिड़की से टकरा जाना। ठीक है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। 14th का आपका जो सही उत्तर है वो डी है। 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण हैं? यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात की गई है। तो भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, वायु में ध्वनि तरंगे। तो कौन कौन सा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है बोला गया है? तो यहाँ पर मैं बता दूं सारे जो हैं वो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल है। तो 15 का डी आपका सही उत्तर है। भूकंप की तरंगों की बात करें, स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगों की बात करें, या फिर वायु में ध्वनि तरंगों की बात करें, ये सब आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता में, ढाका में, कोलंबो में, या फिर बैंकॉक में? तो ये आपका ढाका में है। ठीक है, 16 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 17 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है कौन सा सही सुमेलित देखते हैं। लैंसडाउन उत्तराखंड में है। नंदी हिल्स की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल दिया गया है।
केरकाट की बात करेंगे तमिलनाडु दिया गया है, खंडाला की बात करेंगे तो महाराष्ट्र दिया गया है। तो खंडाला तो आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि आती गया खंडाला वाला, तो वो महाराष्ट्र में है, एकदम सही है। गेरकाट की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। लैंसडाउन मैंने पहले ही बता दिया है, यह उत्तराखंड में है, ये भी सही है। तो बचा कौन सा? नंदी हिल्स। नंदी हिल्स आपका पश्चिम बंगाल में नहीं है, नंदी हिल्स आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए यहां पर देखिए, अफ्रीका की विक्टोरिया झील किन देशों के मध्य स्थित है? तो किन देशों के मध्य स्थित है विक्टोरिया झील? तो आप याद रख सकते हैं कट से, KUT कट से। तो यहां पर कट अगर हम देखेंगे, विक्टोरिया की बात करेंगे तो ये देखिए केन्या, ठीक है, युगांडा और तंजानिया। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा है, तो कट से याद रखिएगा विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। यहां पर ऑप्शंस को चेक करते हैं तो यहां पर सी आपका सही उत्तर होगा। मैंने इसका आंसर बहुत ही जल्दी बता दिया क्योंकि गलती से ये जो पिक्चर थी वो आपके क्वेश्चंस के बगल में दी गई थी। परीक्षा में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये पिक्चर आपको क्वेश्चन के सामने नहीं दी रहेगी, बल्कि दी भी नहीं रहेगी, नहीं तो आप में से सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को सही करके आ जाएंगे। तो ये याद रखिएगा लेक विक्टोरिया के बारे में, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं 19 प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानीय गर्म पवन का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे क्या बोला गया है? गर्म पवन का उदाहरण नहीं है। फान, बुरान, बर्ग या फिर शमन। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? बुरान। बुरान की अगर हम बात करेंगे, बुरान ये जो है ये आपकी एक रूस में चलने वाली एक ठंडी पवन है, ना कि गर्म पवन है। तो याद रखिएगा क्लास, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था, परीक्षा में बनता है प्रश्न ऐसा। देखिए, बुरान रूस में चलने वाली एक स्थानीय ठंडी पवन है। कैसी पवन है? ठंडी पवन है। फान आल्प्स पर्वत के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली एक गरम पवन है, ठीक है। बर्ग दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली एक गरम पवन है। शमल इराक में बहने वाली गरम पवन है। तो ये याद रखिएगा, फान, बर्ग और शमल जो है ये आपकी एक हॉट लोकल विंड है, लेकिन ये कहां कहां पर भी है ये भी याद रखिएगा। फान की बात करेंगे तो आल्प्स पर्वत याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड वाला रीजन आपका। बर्ग की बात करेंगे तो आप दक्षिण अफ्रीका याद रखेंगे। शमल की हम बात करेंगे तो आप इराक याद रखेंगे, ठीक है। और बुरान तो मैंने आपको बता दिया है, ये रशिया। चलिए 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद दिया गया है, प्रावधान दिए गए हैं। धन विधेयक की परिभाषा 110वें अनुच्छेद पे दी गई है, आर्टिकल 110 में, एकदम सही है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की अगर हम बात करें, प्रिविलेजेस की बात करें, तो ये 105 में दिया गया है, ये भी एकदम सही है। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा की बारे में 120 में कहा गया है, एकदम सही है। संसद के सचिवालय की बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, किस आर्टिकल में बोला गया? 100 में बोला गया है, नहीं। यहाँ पर आपका तो सही उत्तर क्या होगा? नॉट करेक्टली मैच्ड में 20वें का डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया संसद के सचिवालय की बात की गई है अनुच्छेद 98 में, अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए 21वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर विश्व का सूक्ष्मतम स्थान अरिका किस देश में स्थित है? यहाँ पे अरिका की बात की गई है, तो वो मोजाम्बिक में, मैक्सिको में, चिली में या फिर साइप्रस में? कहां पर अरिका है बताइए? अरिका जो है वो चिली में स्थित है। तो 21वें का आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। पोसोलॉजी की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हम औषधि की मात्रा के प्रयोग के अध्ययन की बात करते हैं। नोमोलॉजी की हम बात करेंगे तो दिमाग की चिंतन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। मायोलॉजी की बात करेंगे तो मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी की बात करेंगे तो गुर्दा और वृक्क का अध्ययन, स्टडी ऑफ किडनी। तो यहाँ पर जो ऊपर के दिए गए हैं कि पोसोलॉजी में ड्रग्स के यूज की स्टडी की जाती है, नोमोलॉजी में ब्रेन की, मायोलॉजी की बात करेंगे मसल्स की, नेफ्रोलॉजी की बात करेंगे ना तो ये नेफ्रोलॉजी होता है। क्या होता है? नेफ्रोलॉजी, उसमें हम किडनी की बात करते हैं, ठीक है, ना कि नेफ्रोलॉजी में। यहाँ पे आर होता ना तो सही हो जाता।
जो नेफ्रोलॉजी है इसमें क्लाउड्स की बात की जाती है। तो नॉट करेक्टली मैच में डी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर देख लीजिए, नेफ्रोलॉजी जो होता है बादलों का अध्ययन होता है, नेफ्रोलॉजी में गुर्दा या वृक्क के अध्ययन की बात की जाती है। 23rd प्रश्न को अब हम देखते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन आता है। बायो प्रोसेस की बात की गई है, न्यूट्रिशन एक बायो प्रोसेस है, सही है। उत्सर्जन की बात करेंगे, एमिशन की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो अ बायो प्रोसेस, ये भी सही है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा 23वें का, डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 24वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे वनजीव बिहार दिए गए हैं और स्थिति दी गई है, ठीक है, कहां पर ये स्थित है ये दिए गए हैं। तो देखिए, कतनिया घाट दिया गया है, रानीपुर वनजीव बिहार दिया गया है, ठीक है, सोहगी वनजीव बिहार दिया गया है और कछुआ वनजीव बिहार दिया गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कतनिया घाट की अगर हम बात करेंगे तो ये बहराइच में है, ए का सेकंड होगा। रानीपुर वनजीव बिहार की हम बात करेंगे तो ये चित्रकूट में है, ठीक है। सोहगी बरवा वनजीव बिहार की अगर हम बात करेंगे तो ये महाराजगंज में है और कछुआ बनारस में है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, ए का सेकंड, ठीक है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो 24 का डी सही आंसर है आपका, 24 का डी इज द राइट आंसर। चलिए 25 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए क्लास, यहाँ पर आपको जनश्री बीमा योजना दिया गया है, जो कि कब आया था बताते हुए चलती हूं मैं। आप लोगों को अगर टाइम लेना हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, 2003 में, ठीक है। फिर यहाँ पे आसरा योजना की हम बात करेंगे तो ये 2013 या 12 के समय की, अभी हम देख लेंगे। स्वयं सिद्ध योजना की बात करेंगे तो ये 2002 की हो गई और कस्तूरबा गांधी की बात करेंगे तो 2004 की हो गई। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्वयं सिद्ध 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जनश्री हो जाएगा 1, ठीक है, 3 1, फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और 2, ठीक है। 25 का सी आपका सही उत्तर होगा क्लास। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, अब क्या किया जाए, लेकिन पूछे जाते हैं उसमें, या तो आप थोड़ा सा अगर आपको हिंट हो, मतलब थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर गलत भी होते हैं लोगों के ऐसे प्रश्न, क्योंकि आप कितनी योजनाओं को याद करेंगे। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, कितना याद करोगे, हर चीज नहीं याद की जाती है। तो आप इसके लिए क्या करिए, जब आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो जो योजना बार बार रिपीट हो रही है उनको याद कर लीजिए और बाकियों के लिए मत परेशान हुई। जो इस साल की प्रमुख योजना है उनको याद कर लीजिए, सब नहीं याद कर सकते हैं आप, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है आप देख लीजिए, सी आपका सही उत्तर है। 26 प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कनक भवन मंदिर अभी अयोध्या जी में कितना हो रहा था कि कनक भवन, ठीक है, तो ये अयोध्या में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दुखरन नाथ की बात करेंगे गोंडा में, एकदम सही है। द्रोणाचार्य मंदिर ग्रेटर नोएडा, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26वें का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है मंदिरों से भी रिलेटेड इस बार, तो 26 का डी आपका सही उत्तर है। 27 देखते हैं, किसी राज्य की विधान परिषद में विधान परिषद की कुल सीटों के कितने भाग का निर्वाचन राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 और 27वें का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, 1/3। 1/3 जो मेंबर्स आपके होते हैं वो आपके कहां से, विधान परिषद में की कुल सीटों की नगर पालिका वाले क्षेत्र से आपके होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो बी का थर्ड आपका, क्लास 27 का बी आपका सही उत्तर है, जिसमें कि 1/3 मेंबर्स आपको याद रखने हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के गठन के लिए सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान है। देखिएगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो आपके नगर पालिका, जिला बोर्ड या अन्य स्थानीय लोकल बॉडीज से आपके होते हैं। 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1/12 मेंबर जो होते हैं, 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो, ग्रेजुएशन की, ठीक है, एवं उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हो। 1/12
सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो 3 वर्ष से उच्च माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कर रहे हैं। और 1/6 की बात करेंगे तो इनको कौन नॉमिनेट करता है, उनको आपका गवर्नर नॉमिनेट करता है जब स्टेट की बात करते हैं। और जब राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां पर कौन नॉमिनेट करता है, वहां पर आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कितने मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को। चलिए 28वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु में है, एकदम सही है। ठीक है। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, ये भी सही है। सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में है, सही है। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान मुंबई में है। अब लग रहा होगा कि फिल्म की बात है तो मुंबई में है, नहीं मुंबई में नहीं है, ये कोलकाता में है। ज्यादातर स्टूडेंट इसको सही मानेंगे क्योंकि फिल्म की बात आ गई है तो मुंबई याद रहेगा। तो आप आज से याद रखिएगा, भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान जो है वो कहां पर है, कोलकाता में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे पुरानी समिति है? ठीक है, तो यहाँ पे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति या फिर प्रक्रिया नियम समिति। तो मैं आपको बता दूं जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है ये सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। पब्लिक अकाउंट कमिटी की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन है वो आपके 1919 एक्ट, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, उसके उस अधिनियम के मतलब उस एक्ट के थ्रू हुआ था, इसीलिए इसको सबसे पुराना कहा जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7। 15 मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं, वो लोकसभा से आपके होते हैं, और जो 7 मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो देख लीजिए, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। ठीक है, लेकिन परंपरा के अनुसार 1967 से विपक्ष से चुना जाता है इनको, मेनली जो अपोजिशन पार्टी होती है उनसे चुना जाता है। यहां पर आप 22 याद रखेंगे, 15 + 7। अच्छा, यहीं पर एक प्रश्न जो कई बार रिपीट होता है, आप लोग को पता होगा, इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जिसके कि सारे मेंबर्स आपकी लोकसभा से ही आते हैं, तो वो आपकी एस्टिमेट कमिटी है, याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति जिसे हम कहते हैं। 30वें प्रश्न को अब हम देखते हैं 30वें प्रश्न को। भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है, कहां से किया गया है? ठीक है, क्या के पद का? ब्रिटेन से, कनाडा से, अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? थोड़ा सोचिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, और किस आर्टिकल में क्या की बात की गई है इसको भी सोचिए। तो 30वें का जो सही उत्तर है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या की पोजीशन को लिया गया है और आर्टिकल 148 की बात हम करते हैं, दोनों चीज याद रखिएगा। चलिए 31वां प्रश्न को हम देखते हैं। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना दिसंबर 2010 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की अगर बात करें, यस इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 2010, ये एकदम सही है आपका, लेकिन इट इज चेयर्ड बाय गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है वो इसका अध्यक्ष नहीं होता है। कौन होता है? जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल 1। ठीक है, 31 का केवल 1 आपका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 32वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहां पर आपको सुमिलित करना है, एक तरफ उपाधियां दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको शासक दिए गए हैं। ठीक है, सत्याश्रय, भिक्षु सम्राट, ठीक है, दुर्जनादी दमह, ठीक है, आदि वारा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए और टाइम लीजिए और मैच करिए। तो यहां पर हम मैच करते हुए चलते, इसको सत्याश्रय की अगर हम बात करेंगे तो पुलकेशिन होगा। ठीक है, ये 2 लग गया, गलती से 1 होगा, तो A का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, भिक्षु सम्राट खारवेल को कहा जाता है, B का सेकंड। ठीक है, दुर्जनादि मह की अगर हम बात करेंगे, दुर्जनादि मह की बात करेंगे तो मिहिर भोज, और आदिवारा मिहिर कुल को कहा जाता है, सॉरी मिहिर कुल, और आदिवारा अगर हम कहेंगे तो मिहिर भोज। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न परीक्षा में बन जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ।
तो यहाँ पे 32 का ए आपका सही उत्तर होगा। एक बार हम देख लेते हैं। हाँ सही है, ठीक है। सत्याश्रय दिख रहा है आपको, तो पुलकेशिन द्वितीय, भिक्षु सम्राट खारवेल, ठीक है, दुर्ज नामी नादीन मिहिरकुल और आदिवारा मिहिरभोज। चलिए 33 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर भी योजनाएं दी गई हैं और ये योजनाएं बार बार रिपीट होती हैं। किसान मित्र योजना की बात करेंगे तो ये 2001 में आया है, ठीक है। किसान बही योजना की हम बात करेंगे तो 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की हम बात करेंगे तो 1998 और किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करेंगे तो 2003। तो यहाँ पर देख लीजिए किसान बही योजना सबसे पहले इंप्लीमेंट हुई है, तो दो जगह दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया किसान क्रेडिट कार्ड, तो 3 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद किसान मित्र योजना 1 हो गया, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 4 हो गया। तो 33 का सी आपका सही उत्तर है। क्लास ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको देख लीजिए। किसान बही योजना 1992, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, किसान मित्र योजना 2001, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2003 हो गया और कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2004। ये भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए 34 प्रश्न को अब हम देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक आपका अभिकथन है, दूसरा कारण है। एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न है। अभिकथन है कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण गैस है। दूसरा है कि सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यहाँ पर क्लास देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण है एयर, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न तरीके की गैसेस आपकी प्रेजेंट होती है। अगर हम एयर की बात करेंगे तो नेचुरल रूप में एयर में 0.03% अप्रोक्सीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये आपको पता है। लेकिन यही मात्रा जब बढ़ने लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस भी हो जाती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। क्यों रिस्पॉन्सिबल हो जाती है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की बात जब हम करते हैं, जो ताप बढ़ रहा है, ये इनकमिंग रेडिएशन जो कि आपकी यूवी रेज है उनको आने तो देंगी सोलर रेडिएशन को पृथ्वी पर। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका सन है, ये हम अर्थ ले रहे हैं, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आपकी छोटे हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और सन की जब रेस आएगी तो ये इसको पृथ्वी पर आने तो देगी, ठीक है, लेकिन जब ये पृथ्वी के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बैक जाना चाहेगी, ठीक है, तो ये उसे बाहर नहीं निकलने देगी, ट्रैप कर लेगी। इसीलिए पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। जो यूवी रेस होती है वो आपकी शॉर्ट वेव होता है उसका वेवलेंथ, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो ये आपके इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है, लॉन्ग वेवलेंथ में। और जब ये आपका जब इसको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलने देंगे तो ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर आपका ए सही उत्तर है, याद रखिएगा, ठीक है। 34 का ए सही उत्तर है। 35 देखते हैं हम। मुकुटबंधन चैत्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? श्रावस्ती में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर पिपरवा में? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है, अगर हम मुकुट बंधन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है बताइए? कुशीनगर में है, ठीक है, कुशीनगर स्थान पर स्थित है। तो 35 का सी आपका सही उत्तर है। देखिए, रानाभार स्तूप को ही प्राचीन बौद्ध अभिलेख में मुकुट बंधन चैत्य भी कहा जाता है, जो कि कहां पर स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। मल्ल शासकों द्वारा इसे बनाया गया था और यह वह जगह है जहां महात्मा बुद्ध ने दाह संस्कार किया था। तो पूछा जाता परीक्षा में ना कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप याद रखेंगे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के टेस्ट को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब आपका टेस्ट एग्जाम टेस्ट तो छोड़ दो,
टेस्ट तो चलो रोज होता रहेगा, आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है तो मैं फिर से कहूंगी घबराइएगा नहीं, ठीक है। क्विक रिवीजन सीरीज को एक बार जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उनको जरूर देखिए, ठीक है। और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। जब भी मन में आए कि नहीं इस बार नहीं हो पाएगा तो आप अपने से कहिएगा अब की बार नहीं तो कभी नहीं, हारूंगा नहीं, ठीक है। लास्ट मिनट तक पढ़िए, प्रीलिम्स बस क्वालिफाई करना रहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स अपने आप को अपडेट करिए जरूर, आपको सर भी रिवीजन करा रहे हैं, उन क्लासेस को देखिए, बहुत अच्छे से चीजें रिवाइज हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे अब फोकस करिए, पढ़ाई मत करिए नए कॉन्सेप्ट को, आप मत सोचिए कि मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा वो चैप्टर पढ़ूंगा, नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, सिलेक्शन जरूर होगा। प्रीलिम्स को बस क्वालिफाई ही तो करना है, फिर मेंस में देखा जाएगा। तो अभी अपना टारगेट बस प्रीलिम्स रखिए और उसको क्वालिफाई करने पर फोकस करिए। कोई भी एक्सक्यूज हो उसको साइड में रखिए, तबियत खराब है कोई बात नहीं, तब भी उठूंगा पढ़ूंगा, ठीक है। सब चीजें अब एक जगह रख के, घर में शादी है विवाह है सबको एक तरफ रख के बस मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, उस पे फोकस करिए और पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, समय बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। तो बस अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। क्लास इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने।